हेलो दोस्तों। अगर आप ये सोच रहे हैं कि 2023 में निवेश किस सेक्टर में करें और आपने अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। 2022 का सिचुएशन तो हमें ऑलरेडी मालूम है और 2023 में क्या होप कर रहे हैं हम वो भी आपको मालूम है। तो वो सभी फैक्टर को देखते हुए 2023 में कौन सा सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर सकता है और वहाँ पे निवेश करने के बाद में आपको फ़ायदा हो सकता है, उसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। डिस्क्लेमर कि यह वीडियो सिर्फ आपको जानकारी देने के पर्पज़ से बनाया गया है। तो आगे बढ़ने के पहले हमें ये ज़रूर जानना है कि अभी 2022 में सिचुएशन क्या है। तो ये तो सबको ही मालूम है कि रसिया यूक्रेन का वार जो है वो जो फरवरी 2022 में चालू हुआ था वो अभी तक चल ही रहा है। यूएसए में इन्फ्लेशन का सिचुएशन भी सबको मालूम है, जिसके कारण कैसे वहाँ पे रेट हाइक हो रहे हैं। और यह इन्फ्लेशन का सिचुएशन सिर्फ यूएस में नहीं है, बल्कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में ये प्रॉब्लम है और हर बड़ी इकोनॉमी इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही है। साथ में अगर दिसंबर 2022 में अभी देखें तो कोविड का सिचुएशन जो बीच में लग रहा था कि सुधर गया है, अचानक से एक नया कंसर्न आ गया और वो है कि एक नया वेरिएंट और दूसरा चाइना का जो ज़ीरो कोविड पॉलिसी था उसमें जो चेंज। तो कोविड सिचुएशन अभी जापान में, चाइना में, अमेरिका में और भी दूसरी जगह बनी हुई हैं। केसेस थोड़े ज़्यादा आ रहे हैं। यहाँ पे मुझे स्पेसिफिकली चाइना के कोविड सिचुएशन के बारे में बात करना पड़ रहा है, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में ही चाइना ने अपना जो ज़ीरो कोविड पॉलिसी जो शुरू से बना के रखा था उसको अभी रिलैक्स कर रहा है। अब उस रिलैक्सेशन के कारण हो ये रहा है कि वहाँ पे कोविड के केसेस बढ़ गए हैं और उसको अगर आप अलग अलग जगह मीडिया में देखोगे तो वो ये बता रहे हैं कि सिचुएशन वहाँ पे काफ़ी बिगड़ चुकी है। इसके अलावा और भी कई सारे मैक्रो इश्यूज हैं, बट अगर मोटे मोटी तौर पे देखें तो 2022 में ये सभी जो है वो अभी चल ही रहा है। कुछ 2022 में शुरू हुआ और कुछ पहले शुरू हुआ। तो ये सब के साथ में अब हम 2023 में क्या होप कर सकते हैं। तो अभी जो बातें आ रही हैं उसके हिसाब से ये लग रहा है कि रसिया यूक्रेन का वार जो है वो डेफिनेटली एक ऐसी स्थिति में आ जाएगा जहाँ पे जो डैमेज है वो और आगे बढ़ेगा नहीं। ये एक होप है, क्योंकि रसिया के साइड से भी ऐसा लग रहा है कि वो बात करना चाह रहे हैं और वो भी चाहते हैं कि ये वार जो है ज़्यादा खिंचाए नहीं। अच्छा, दूसरा 2022 में जो हिसाब से हमने इंटरेस्ट रेट हाइक देखा तो उसका इम्पैक्ट अब इन्फ्लेशन पे तो आएगा और 2023 में ये होप कर रहे हैं कि इन्फ्लेशन जो है अब कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। कब आएगा, कैसे होगा, वो फर्स्ट क्वार्टर में होता है, सेकंड क्वार्टर में होता है, वो कैसे होता है वो देखना होगा। तीसरा जो कोविड का सिचुएशन है, अब चाइना ने बोल दिया कि ज़ीरो कोविड पॉलिसी को हटा दिया है, तो केसेस बढ़ेंगे फिर थम जाएंगे, इम्यूनिटी बढ़ जाएगी अगर, तो वो एक होगा। बाकी अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में तो ऑलरेडी ऐसी स्थिति है कि अभी केसेस कम आ रहे हैं, बट अभी देखना पड़ेगा कि जो नया वेरिएंट जिसके कारण चाइना और बाकी जगह में केसेस बढ़ रहे हैं उसका इम्पैक्ट इंडिया में क्या होता है। लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट की तैयारी पूरी है और जो 2021 में सिचुएशन था वैसा सिचुएशन तो सभी होप कर रहे हैं कि ना आएगा।
अगला इम्पोर्टेंट है वो है चाइना की रिकवरी। ये सबको समझना पड़ेगा कि चाइना का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है अभी। मतलब चाइना की रिकवरी जो है वो पूरे वर्ल्ड के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि हमें ये समझना है कि चाइना का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, जो ट्रेड बैलेंस जो ज़रूरी है, वो चाइना का उसमें बहुत बड़ा रोल है। और अभी पिछले कह सकते हैं 1-1.5 साल से जो चाइना में ज़ीरो कोविड पॉलिसी के कारण जहाँ पे उनका जीडीपी ग्रोथ थम सा गया था, अगर ये ज़ीरो कोविड पॉलिसी अभी हट गया है, इसका मतलब क्या है कि वहाँ की इकोनॉमी ग्रो करेगी। और जैसे ही ये न्यूज़ आई है तो कई सारे बड़े बड़े न्यूज़ चैनल में भी शायद आपने देखा होगा या न्यूज़पेपर में देखा होगा कि अभी जो है रेटिंग एजेंसी अपना फोरकास्ट चेंज कर रही है। और ये चाइना का रिकवरी जो है वो इंडिया के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चाइना और इंडिया का भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का रिलेशन है। वो ठीक है, मेक इन इंडिया की बात हो रही है, वो ज़रूरी है, लेकिन साथ में ये भी देखना है कि चाइना की रिकवरी सिर्फ आपको आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना पड़ेगा कि चाइना की रिकवरी का इंडिया पे क्या फ़र्क पड़ेगा और बाकी वर्ल्ड पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये सब चीज़ों को समझते हुए जब आप इसको और डिटेल में समझेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, चाइना की रिकवरी ज़रूरी है। तो अब चाइना की रिकवरी का फोरकास्ट अभी क्या है, तो उसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो अभी जो अलग अलग रेटिंग एजेंसीज और जो भी चाइना इकोनॉमी को एनालिसिस कर रहे हैं, उनके तरफ से ये आ रहा है कि चाइना इकोनॉमी का जो जीडीपी ग्रोथ है वो 5% 2023 में हो सकता है, जो कि अभी 2022 में 3% है। अब 3% से 5% जो ये बढ़ रहा है, उसमें अब ये इम्पोर्टेंट है, यहीं से जो है हम देखेंगे कि इसका जो है हमारे इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, आपको ये समझना है कि चाइना में ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो है, ये जगह जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है जीडीपी ग्रोथ में, क्योंकि मेजर पोर्शन जो है वो ये कंट्रीब्यूट करता है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, ये हाउसिंग सेक्टर में जो चाइना ने भी जो एक पॉलिसी ले आई थी, जिसके कारण जो है वो अधिकतम जितने भी बिल्डर हैं उनकी हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि उनका जो 3 लाइन पॉलिसी जो लेके आए थे उसके चक्कर में जो है हाउसिंग एक प्रकार से जो बबल था वहाँ पे चाइना में, वो एक प्रकार से बस्ट हो गया बोल सकते हैं, जिसके कारण जो है ग्रोथ हो ही नहीं रहा था हाउसिंग सेक्टर में। और तीसरा जो हमने अभी बात भी किया कि जो कोविड-19 का जो रेस्ट्रिक्शंस है, जो ज़ीरो कोविड पॉलिसी थी, उसमें वो जिस हिसाब से लूजनिंग कर रहे हैं, तो उसका भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा चाइनीज़ इकोनॉमी में, क्योंकि जब चीज़ें खुल जाएंगी तो जो कई ऐसे इम्पैक्टेड सेक्टर हैं वहाँ पे, वो सभी जो है वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेंगे। तो ये तो बात हो गया चाइना की रिकवरी। और हमें ये भी समझना है कि चाइना का अगर हम इंपोर्ट देखें तो काफ़ी इंपोर्ट करती है अब। उनको राइट फ्रॉम इवन ऑटोमोबाइल्स इंपोर्ट करती है, मेटल्स इंपोर्ट करती है, एल्यूमिनियम से लेके, मतलब आप जो भी आप देखोगे तो काफ़ी इंपोर्ट चाइना करती है और सिमिलरली एक्सपोर्ट भी करती है। तो जो चाइना का कंजम्पशन जो है बढ़ना, चाइना का कंजम्पशन बढ़ना, चाइना में जो फैक्ट्रीज जो है उनका आउटपुट प्रॉपर होना, ये सब चीज़ें जो है वो काफ़ी फायदेमंद होगा 2023 में वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए। अब एक चीज़ और हमें समझना है कि ये जो डेवलप्ड और जो डेवलपिंग इकोनॉमीज का 2023 में क्या रहेगा। तो अभी आप जैसे देख रहे हैं कि डेवलप्ड इकोनॉमी में सबसे बड़ा भी कंसर्न है वो है इन्फ्लेशन का। अब वो इन्फ्लेशन के कारण अब रेट हाइक हो रहे हैं और ये अब प्रोजेक्टेड है कि ये डेवलप्ड इकोनॉमी वो रिसेशन में जा सकती है 2023 में, अर्ली 2024 में, ये फोरकास्ट है। लेकिन वो तो रिसेशन में जाएंगे, लेकिन उसका फायदा जो है वो अभी डेवलपिंग इकोनॉमी को मिलेगा। ठीक है,
ये होगा। तो अल्टीमेटली डेवलपिंग इकोनॉमी को 2023 में फायदा होगा। लेकिन अब ये भी समझना है कि अगर डेवलप्ड कंट्री रिसेशन में जाएगा तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली जो डेवलपिंग कंट्री से जो एक्सपोर्ट होगा वो तो कमी होगा। तो जो 2023 का अगर मेन थीम अगर अब देखना है तो इंस्टेड ऑफ जो ग्लोबल इकोनॉमी, ये समझना पड़ेगा कि लोकल इकोनॉमी। तो जो लोकल इकोनॉमी में मतलब जो लोकल सेक्टर हैं वो, और जो चाइना का जो ओपनिंग अप होगा जिसके कारण जो सेक्टर प्रभावित होंगे वो, ये दो चीजें मेजर कंसर्न नहीं मेजर हैं, और उसी को ही आपको लेके चलना है। तो यहाँ पे मुझे ये जो चार, पहला तो है कि ये ऑटोमोबाइल्स में इस सेक्टर में रिकवरी आनी चाहिए, आएगी। और इसमें तो मैं अभी बोल भी सकता हूँ कि मेरा आज की डेट में फेवरेट स्टॉक अगर मैं बोलूँ तो फेवरेट स्टॉक है टाटा मोटर्स। अभी का प्राइस कुछ 390 कुछ चल रहा है, और मुझे लगता है कि अभी अब बजट भी आने वाला है, तो एक तो बजट हो गया, दूसरा जो हिसाब से गवर्नमेंट की स्पेंडिंग हो रही है, जो हिसाब से रोड्स बन रहे हैं, और फिर ऑटोमोबाइल्स में बात हो रही है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की, और उसके बाद में फिर हर कंपनी अपने आप को जिस हिसाब से एक्सपैंड कर रही है, फिर अभी तक जो ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनियां जो कंसोलिडेट हो रही थी, मतलब कुल मिला के अगर आप देखा जाए तो जो 2023 है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए, मतलब ऑटोमोबाइल्स और एंसिलरीज, ये सभी के लिए बहुत अच्छा साल होने वाला है, क्योंकि बजट में भी कुछ अच्छा आएगा, और साथ में इसमें बहुत समय से ड्यू है अपबीट होना। दूसरा है बैंकिंग सेक्टर, तो आपको बैंकिंग में भी ध्यान देना है, क्योंकि अगेन बात जब लोकल लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, लोकल की ही बात हो, तो वहाँ पे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। तो आपको बैंकिंग सेक्टर की और इवन एनबीएफसी का भी आपको देखना है। अब उसमें आप देख सकते हो टॉप के बैंक्स जो है वहाँ पे आप ध्यान दे सकते हो, या फिर इवन प्राइवेट बैंक में आईसीआईसीआई बैंक भी काफ़ी अच्छा करने वाला है। डेफिनेटली अभी अब बजट है तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग के लिए ज़रूर से कुछ ना कुछ बजट में आएगा, गवर्नमेंट अपने प्लान बताएगी। और इंफ्रास्ट्रक्चर अभी ये जो है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, ये भी कोविड के कारण जो है प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाया था, बट अभी धीरे धीरे ये सेक्टर ग्रो होने वाला है। तो आपको, और इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब फिर उसके बाद में सब जुड़ जाता है। द मोमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात आती है तो आपको वहाँ पे समझना है कि भाई वहाँ पे स्टील लगेगा, वहाँ पे सीमेंट लगेगा, फिर और भी दूसरी चीज़ें हैं वो सब लगेंगी। और दूसरा ये मेटल्स में भी चाइना का रिकवरी का मेटल में काफ़ी काफ़ी इम्पैक्ट रहेगा। और दोनों में मतलब चाहे वो फेरस मेटल्स हो या नॉन फेरस मेटल्स हो, ये संभावना है कि इस सेक्टर की कंपनियां भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगी। क्यों? क्योंकि जब ऑब्वियस है डिमांड बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगी तो फिर कंपनियों को फ़ायदा भी होगा। तो ये सबको देखते हुए तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ऑटोमोबाइल्स, बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मेटल्स, ये मेरे अगेन इसमें आप ऑटोमोबाइल्स के साथ में आप इसमें रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जो भी कंपनियां हैं आप उसको भी इसमें और ऐड कर दीजिए अगर आपको थोड़ा सा और एक्सपैंड करना है तो। बाकी ये जो चार हैं वो मुझे लग रहा है कि 2023 में आउट परफॉर्म करेंगे कंपेयर टू और भी दूसरे सेक्टर। अब देखते हैं क्या है, बट मेरा यही सजेशन होगा कि आप इन चारों सेक्टर की कंपनियों को और इन चारों सेक्टर के इम्पैक्ट को और अच्छे से डिटेल में एनालिसिस करें, और उसके बाद में आप इसमें
इन्वेस्ट करने का सोच सकते हैं। बाकी अगर मेरे से पूछोगे तो ऑटोमोबाइल्स में मुझे टाटा मोटर्स तो डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। इंतज़ार करिए अगले वीडियो का। धन्यवाद।